All of you, welcome to once again in my channel which is named Focus to Education with प्रियम्बदा। तो शिक्षा शास्त्र विषय से स्नातक जब हम कर रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो उसका जो फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत, उसकी लगभग 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। तीसरी यूनिट में हम पढ़ रहे थे कि शिक्षा का अभिकरण क्या है या शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो उसमें 4 अभिकरण हमारे सिलेबस में दिए हैं: गृह, राज्य, समाज तथा विद्यालय। तो विद्यालय, गृह और समाज के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज जिस विषय पर चर्चा करनी है मुझे, वो विषय है राज्य, शिक्षा का एक अभिकरण, स्टेट एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो चलिए समझते हैं कि राज्य क्या है। राज्य शिक्षा का एक और गैर औपचारिक अभिकरण है। पिछले वीडियो में जब मैंने विद्यालय को शिक्षा के अभिकरण के रूप में चर्चा की थी, तो विद्यालय क्या है, शिक्षा का एकमात्र औपचारिक अभिकरण है। तो उसके अलावा जितने भी अभिकरण आते हैं सब गैर औपचारिक हैं, जिनमें हमने समाज के बारे में डिस्कस किया, गृह या परिवार के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार राज्य है जो शिक्षा का एक गैर औपचारिक अभिकरण है। परिवार से समुदाय, समुदाय से समाज जैसी संस्था के अभ्युदय के बाद एक जैसी संस्था की आवश्यकता हुई। यानी परिवार से समाज, समुदाय और समुदाय से समाज जैसी संस्था बनी। जब उसका अभ्युदय हुआ, वो बनी, उसका विकास हुआ, तब एक जैसी संस्था की आवश्यकता हुई जो सभी समाजों पर नियंत्रण कर सके। मतलब जितने भी समाज हैं विश्व के, राष्ट्र के, नियंत्रण कर सके और सभी नागरिकों को समान रूप से महत्व देते हुए उनके यथोचित विकास के अवसर उपलब्ध करा सके। यानी सभी राज्य जो हैं, जैसा कि हम चाहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पे एज अ डिसिप्लिन या एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें रहना है। तो लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो उसके बाद समान व्यवस्था, हम यहाँ क्या हमने समझा कि सभी समाजों के लिए हमें एक ऐसी, जब राज्य से समाज का अभ्युदय हुआ, तो समाज से अभ्युदय हुआ संस्था का, राज्य का, यानी तो हमें ये महसूस हुआ कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सभी समाज के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा सके, समान शैक्षिक अवसर, नागरिकों को समान रूप से महत्व देते हुए उनके यथोचित विकास के लिए उपलब्ध करा सके। तब राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई। यानी राज्य जिसे हम कहते हैं, जो संविधान के अनुसार चलती है, वो संस्था अस्तित्व में आई। समाज के कार्यों को ठीक ढंग से चलाने में राज्य की बहुत बड़ी सराहनीय भूमिका होती है। यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ? समाज के कार्यों को, यानी जो समाज में जो हम कार्य करते हैं, कोई भी शैक्षिक कार्य कर रहे हैं समझ लीजिए, या हम आर्थिक कार्य कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसको ठीक ढंग से चलाने, यानी एज अ डिसिप्लिन, एज अ अनुशासन चलाने की बात की जा सके, तो बहुत बड़ी सराहनीय भूमिका होती है राज्य की। फिर है सुसंगठित सरकार बनाकर राज्य अपने दायित्वों को निभाता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि सुसंगठित, अच्छी प्रकार से संगठित करके सरकार बनाकर जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, फिर राज्य अपने दायित्वों को निभाता है। राज्य का एक उद्देश्य होता है जो सभी लोगों के हित में होता है। यानी राज्य का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हों, उन सभी के हित में होता है। इसके अलावा राज्य का निर्माण नागरिकों के ऊपर निर्भर होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो राज्य का निर्माण होता है वो नागरिकों के ऊपर, नागरिक क्या करते हैं? नागरिक राज्य का ही निर्माण करते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक नागरिक से परिवार बनता है, जो हम परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय से समाज बनता है, जो समुदाय राष्ट्र एवं विश्व का रूप लेता है, जहाँ प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है, अपनी अपनी भाषा होती है, तो विभिन्नताएं भी होती हैं, इंडिविजुअल विभिन्नताएं होती हैं। तो उन पर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, या सभी को हम कैसे ये करेंगे कि सभी के लिए एक प्रकार हो शिक्षा? तो उसके लिए राज्य जैसे संस्था की हमें आवश्यकता हुई। समाजशास्त्रीय भाषा में अगर हम कहें, तो समाजशास्त्रीय भाषा में राज्य एक सामाजिक समूह होता है। राज्य क्या होता है? समाज के लोगों से मिलकर बना हुआ एक सामाजिक समूह होता है, जिसकी अपनी भौगोलिक सीमा होती है, जनसंख्या होती है, सरकार एवं प्रभुसत्ता होती है। जिसकी भौगोलिक सीमा, यानी कि हमारा जो भारत राज्य है वो मतलब भूगोल के रूप में अगर हम देखें, भौतिक भूगोल में, तो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, सरकार कैसी है, प्रभुसत्ता कैसी होगी। जैसे कि हम मान लें कि अभी कई जगह, कई राष्ट्रों में सरकार रहती है जहाँ पे राजा या रानी का शासन होता है। जैसे हम मान लीजिए, हमने ले लिया
इंग्लैंड को ले लिया तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर वहाँ पे जो सर्वप्रथम जो मतलब वहाँ का मेन हेड है वो राजा हुआ या रानी हुआ, वहाँ के प्रिंस हुए, महारानी हुई, एलिजाबेथ हुई, इस प्रकार। फिर है बहुत वस्तुतः राज्य का सृजन समाज के नागरिकों ने, राज्य का सृजन कैसे हुआ? समाज के नागरिकों ने अपने हितों की रक्षा, उनके जो हित हैं उनकी रक्षा एवं संवर्धन हेतु एक मंच से नियंत्रित होने के लिए किया। मतलब एक ऐसा मंच हो, एक ऐसा डिसिप्लिन हो जहाँ से सभी नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके, भले वह किसी भी कल्चर से, समाज से, संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा विषय है या एक ऐसा मतलब शिक्षा को अगर हम अभिकरण के रूप में राज्य को देखते हैं, एक ऐसा विषय है जो सभी को समान अधिकार देता है। तो हम कैसी व्यवस्था करें अपनी शिक्षा व्यवस्था की? हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमारे नागरिकों को एक कुशल मानव संसाधन के रूप में इस राज्य, समाज एवं विश्व की प्रगति के लिए नियंत्रण प्रयत्नशील बना सके। फिर है राज्य की परिभाषाएं। तो हम राज्य की दो परिभाषा देख लेते हैं। पहली है विलियम टी हैरिस के अनुसार, राज्य के संविधान का प्रभाव और शांति तथा युद्ध के समय अनेक राज्यों के साथ उसके संबंधों का प्रभाव शिक्षा के अन्य तीन संसाधनों, मानव संस्थाओं, समाज और सभ्यता की अपेक्षा व्यक्ति को शिक्षित करने में कहीं अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यानी राज्य के संविधान का क्या प्रभाव है, क्या कह रहे हैं ये अपनी परिभाषा में, राज्य को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे परिभाषित कर रहे हैं विलियम टी हैरिस, कि राज्य के संविधान का जो प्रभाव होता है, मतलब राज्य से कैसी हम लोग संस्था बने, के संविधान का प्रभाव शांति तथा युद्ध के समय, जब शांति हो या युद्ध के समय अन्य राज्यों के साथ उसके संबंधों का जो प्रभाव पड़ा, मतलब कुछ उसके गुण हुए या दोष हुए। शिक्षा के अन्य तीन साधनों जो है मानव संस्थाओं, जो मानव द्वारा बनाई गई संस्थान है, समाज और सभ्यता की अपेक्षा व्यक्ति को शिक्षित करने में कहीं अधिक प्रभावशील माना जाता है। अब दूसरी परिभाषा हम कैंडल की देख लेते हैं। कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक, सुसंगठित यानी भली प्रकार से संगठित की हुई राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसके साथ एक सरकार होती है जिसे लोगों द्वारा मान्यता मिलती है। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कैंडल जी, कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय, जो सुसंगठित रूप से राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसके साथ एक सरकार होती है जिसे लोगों द्वारा मान्यता मिलती है। मतलब एक राज्य द्वारा की जाती है, समाज द्वारा की जाती है, एक समुदाय के द्वारा, जो हमारा समुदाय है जिसके एक सुसंगठित राजनीतिक संस्था होती है जिसके साथ सरकार लोगों को मान्यता मिलती है, जिससे लोग, सरकार होती है, लोगों को मान्यता मिलती है। तो हमने इसका अर्थ और इसकी परिभाषा को जान लिया है। अब हम जानेंगे राज्य की विशेषताएं क्या हैं, फिर उसके शैक्षिक कार्य। तो राज्य की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पहली है, मतलब पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि उपर्युक्त परिभाषाओं, जो मैंने परिभाषाएं अभी बताई है, कि विश्लेषण से राज्य की निम्नलिखित तीन विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। क्या होती है? पहला है, राज्य एक भौगोलिक सीमा में आबद्ध होता है। मतलब जो राज्य है, समाज है, प्रत्येक राष्ट्र है, राज्य एक भौगोलिक सीमा, मतलब जैसे अमेरिका की सीमा अगर हम देख लें या चाइना की सीमा देख लें तो एक है, मतलब कि वहाँ की सीमा अलग है और हमारे देश की सीमा अलग है। मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क आता है उसके भौगोलिक क्षेत्र में। तो सीमा में आबद्ध होता है राज्य, मतलब एक सीमा में होता है, सीमा के बाहर वो नहीं जा सकता। किसी, अगर वो दूसरे राष्ट्र में प्रयोग करेगा तो उसके लिए संविधान या प्रिंसिपल में जो रूल बनाए गए हैं, वीज़ा करवाना होगा, पासपोर्ट करवाना होगा, तब वो जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। या कोई भी किसी देश की राज्य की सीमा के अपना वो नहीं कर सकता। जिस प्रकार ने जब हम देखे थे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से और भारत की सीमा में सैनिकों के बीच में थोड़ी झड़प हो गई थी, वो किस लिए हुई थी? क्योंकि चीनी सेना के सैनिक जो थे वो हमारे राष्ट्र में ज़बरदस्ती आके कब्जा करना चाहते थे, इस वजह से। फिर है दूसरा, राज्य अपना नियंत्रण एक निश्चित आबादी तक ही रखता है। राज्य क्या करता है? अपना नियंत्रण, जो उसका कंट्रोल है, एक निश्चित आबादी, वो सिर्फ अपने देश की, राज्य की आबादी, वो पूरे विश्व की आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सकता है।
तीसरा है राज्य सरकार के माध्यम से अपने कार्यकलापों को संपादित करता है। राज्य क्या करता है? सरकार जो बनाता है उसके माध्यम से अपने कार्यकलापों को संपादित करता है। फिर चौथा, राज्य की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में कार्य करती है, यानी जनता के हित में चुनी जाती है और जनता के हित में काम करती है। राज्य अपने अधिकार क्षेत्र तक बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, अच्छा, जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसके हित में कार्य करती है। तो जैसे कि भारत हमारा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव हुए, तो हम क्या करते हैं, इवन अगर हमारे यहाँ नगर महापालिका के चुनाव हुए, पार्षद के चुनाव हुए, तो हम क्या करते हैं, जनता ही तो जाती है वोट देने, वो अपने प्रतिनिधि को भेजती है संसद में या विधानसभा में, जिससे उसके हित की सुरक्षा हो सके और उसके लिए एक प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। फिर है पांचवा, राज्य अपने अधिकार क्षेत्र तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। राज्य क्या करता है, अपने अधिकार, जो उसके अधिकार में जितना क्षेत्र है, बाह्य आक्रमणों से उसकी सुरक्षा करना, आंतरिक विद्रोह का दमन करके नागरिकों की सुरक्षा करता है। आंतरिक विद्रोह जो हो रहे हैं उसके, यानी राज्य अपने ही राज्य में अगर उसके विद्रोह हो रहे हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अपने ही नागरिकों, उसका दमन करके विद्रोह का, अपने नागरिकों की सुरक्षा का अवसर, विकास का अवसर उपलब्ध कराता है। फिर है छठवां, राज्य समानता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर विभेदकता को समाप्त कर सबको विकास का अवसर उपलब्ध कराता है। राज्य क्या करता है, समानता पर आधारित दृष्टिकोण, यानी उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है देखने को समाज का या राष्ट्र का, कि वो सभी को एक समान समझता है। भले ही जैसे हमारा देश में विभिन्न प्रकार की कितनी विभिन्नताएं हैं, जातिगत विभिन्नता हो गई, भाषागत विभिन्नता हो गई, व्यक्तिगत भिन्नता हो गई, धर्म विभिन्नता हो गई, सबके अलग अलग मत हैं अपने, तो हमें ये मतलब एक समान विविधता को मिटा के सबको संविधान के दायरे में सबको एक ही सूत्र में बांध के रखा हुआ है। फिर है सातवां, राज्य एक सर्वजन कल्याणी सर्वशक्तिमान संस्था है। मतलब राज्य क्या है, एक सर्वजन कल्याणी, सभी जनों के जन कल्याण के लिए काम करता है, सर्वशक्तिमान संस्था है जो विविध समाजों में समन्वय लाकर एकता लाता है और नागरिकों को उच्चतम विकास की ओर जाता है। जो क्या करता है, राज्य एक सभी लोगों को समान अधिकार देता है, सभी के लिए कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान होता है, जो विविध समाजों में समन्वय लाता है, अलग अलग राष्ट्रों में एकता लाता है और नागरिकों को उच्चतम विकास की ओर ले जाता है। फिर राज्य के शैक्षिक कार्य हम जान लेते हैं। राज्य के शैक्षिक कार्य क्या हैं, यानी एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ स्टेट, की शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के क्या कार्य हैं। यह पहला है विद्यालयों तथा गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था। विद्यालयों और गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था, राज्य को विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार के विद्यालयों, प्राथमिक, तकनीकी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राज्य को विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार के विद्यालयों, प्राथमिक, तकनीकी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये विद्यालय से सामंजस्य से कार्य करें कि प्रयास व्यर्थ न जाए। यदि सरकार किन्हीं परिस्थितियों में सभी के लिए सभी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना न कर सके तो सभी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना करे। इससे बढ़ी हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि यदि राज्य जो है विद्यालय ऐसे सामंजस्य कार्य करे कि प्रयासरत न जाए, यदि सरकार किन्हीं परिस्थितियों में सभी के लिए सभी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना नहीं कर सक रहा है तो वो सभी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर दे। इससे बढ़ी हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। दूसरा है विद्यालय पर आवश्यक नियंत्रण। मतलब विद्यालय पे एक आवश्यक नियंत्रण के रूप में हम राज्य को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, राज्य का यह भी कार्य है कि वह विद्यालयों पर आवश्यक नियंत्रण रखे, परंतु ध्यान रहे कि इस नियंत्रण से अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता न समाप्त हो। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि राज्य का ये कार्य है कि वो विद्यालयों पर नियंत्रण रखे या रख सकता है कि आपके मान लीजिए कि रूल क्या है, नियम क्या है, संविधान के अनुसार विद्यालय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जिस प्रकार से प्राइमरी में आया था वो 2000 शायद
5 में, या मुझे ठीक से याद नहीं है, तो एक हमारा संविधान के द्वारा संविधान बना था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो जिससे वो एक नियंत्रण स्थापित कर रहा है कि उनको कोई निकाल नहीं सकता विद्यालय से, अनिवार्य उनको शिक्षा देना। कोई भी किसी राष्ट्र से, किसी जाति से हो या समुदाय से हो, अलग भाषा का हो, तो उसके लिए भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करा जाए। विद्यालय में इसका नियंत्रण, इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी के साथ भेदभाव ना होने पाए। फिर है, परंतु ध्यान रहे कि इस नियंत्रण से अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता ना समाप्त हो। मतलब कि हमें ये ध्यान रख के करना है कि जो अध्यापक हैं उनकी भी एक स्वतंत्रता है ना, वो भी किस सीमा तक जानते हैं कि स्वतंत्रता है कि हम कैसे पढ़ाएं या कैसे कर सकें या बच्चों को, तो उनकी स्वतंत्रता नहीं समाप्त होनी चाहिए। वरना जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है वो उस पर एक मतलब दरार आ जाएगी, एक रोक हम समझ सकते हैं लग जाएगी, जिससे कम्युनिकेशन बिल्डअप होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करके, परीक्षा की व्यवस्था करके, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करके राज्य विद्यालयों पर आवश्यक नियंत्रण रखता है। मतलब समय समय पर क्या करा सकता है वो जैसे माध्यमिक विद्यालय हो गए, प्राथमिक विद्यालय हो गए, तो उनमें जो समस्या है उसके लिए समय समय पर कमेटी गठित कर दी जाए, उसके सदस्य बना दिए जाएँ, तो वो समय समय पर जाके उन विद्यालयों की व्यवस्था को, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करके राज्य विद्यालयों पर विद्यालय पर आवश्यक नियंत्रण रख सकता है। राज्य के नियंत्रण के अभाव में विद्यालय शोषण और भ्रष्टाचार में गिर जाते हैं। राज्य के नियंत्रण के अभाव में क्या होते हैं, विद्यालय शोषण और भ्रष्टाचार में गिर जाते हैं। यानी वहाँ फीस मनमानी तरीके से ली जाएगी, या बच्चों को सही स्ट्रक्चर न प्रोवाइड किया जाए। मतलब सही से शिक्षक जो हैं वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, तभी उनका चयन होना चाहिए। उसके लिए हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में ये व्यवस्था की गई है और भली प्रकार से चल रहा है। इसीलिए हमारा देश प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर है। फिर है शैक्षिक नियोजन, यानी एजुकेशनल प्लानिंग। शिक्षा का नियोजन कैसे किया जाए, ये भी राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है कि राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा का नियोजन करना है। राज्य को चाहिए कि अपने शैक्षिक नियोजन में इस बात का ध्यान रखे कि सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध हो सके। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शिक्षा का नियोजन करना है, प्लानिंग करनी कि शिक्षा हम कैसे देंगे, प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, या सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, फिर उच्च शिक्षा में क्या होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखिए और समय पर बदलने वाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शैक्षिक नियोजन करना पड़ेगा। फिर जिससे सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध हो सके, समान रूप से सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। नियोजन करते समय सभी स्तरों की शिक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक हो गई, उच्च एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा हो गई, व्यावसायिक हो गई, तकनीकी आदि स्तर। योजनाओं के अनुरूप शिक्षा का प्रारूप तैयार करने में राज्य को देश की संस्कृति, सामाजिक स्थिति, परंपरा, लोगों का जीवन दर्शन भी ध्यान रखना चाहिए। जनतांत्रिक राज्य में शिक्षा का नियोजन करके जो राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित होती है। यानी जनतांत्रिक राज्य में अगर हम रह रहे हैं जहाँ पे जनता का शासन है, तो वहाँ पे शिक्षा का नियोजन करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है, जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और काफ़ी सफल प्रयास हुए हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है, वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित होती है, कि जनता द्वारा जो चुने गए हैं उनके प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित होती है तथा विधानसभा या संसद में पारित कराई जाती है। फिर है निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के विद्यार्थियों, चाहे वो बालक हों बालिकाएं हों, उनके लिए एक निश्चित तौर पे शिक्षा को क्या करना है, अनिवार्य बनाना है। राज्य का कर्तव्य है कि वह बालकों के लिए एक निश्चित स्तर तक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करे। भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तक के, भारत में संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यानी उनको कोई निकाल नहीं सकता विद्यालय से, या कोई विद्यालय एडमिशन करने से मना नहीं कर सकता, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो चाहे वह सरकारी विद्यालय हो, उस पर राज्य का नियंत्रण है। यद्यपि इस लक्ष्य को प्राप्त
इस लक्ष्य को भारत अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस एवं फ्रांस जैसे देशों में प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा पूर्णतः अनिवार्य है। क्या कहा जा रहा है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस जैसे देशों में प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा पूर्णतः अनिवार्य है। उसके बाद है वित्त प्रबंधन, यानी राज्य का क्या काम है? शिक्षा के लिए मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त यानी आर्थिक रूप से उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। जब हम एमए के सिलेबस में जाएंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे शिक्षा का प्रशासन एवं प्रबंधन, तो उसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को विस्तार से चर्चा करेंगे। बट अभी इस शिक्षा के अभिकरण के रूप में हम इसे देख रहे हैं, तो इसको हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि वित्त प्रबंधन बालकों की शिक्षा के लिए वित्त का प्रबंध और व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। बालकों की शिक्षा के लिए क्या? वित्त। और बिना आर्थिक विकास के, जैसे हम प्राइमरी लेवल पे हैं तो बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, या कॉपीज़ हो गई, किताबें हो गई, स्कूल बैग हो गया, चेयर हो गई, बेंच हो गई, टीचर की व्यवस्था हो गई। हम टीचर को सैलरी कैसे देंगे? जब हम वित्त का प्रबंधन करेंगे तभी तो दे पाएंगे, फिर टीचर पढ़ाएगा। तो बालकों की शिक्षा के लिए वित्त का प्रबंधन और व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों की खोज करना राज्य का दायित्व है। राज्य अपने बजट का कुछ हिस्सा संस्थाओं की व्यवस्था एवं शिक्षा के गुणात्मक उन्नति हेतु निश्चित करता है। अध्यापकों को वेतन भत्ता, विद्यालयों को विविध मदों में अनुदान देने का कार्य राज्य ही करता है। यानी अध्यापकों को वेतन देना, अनुदान देना, विद्यालय हो गए, राज्य हो गए, तो ये राज्य ही करता है, राज्य का ही यह कार्य है। भारत में सभी राज्यों में प्राथमिक परीक्षा निःशुल्क है। भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क है। फिर है योग्य अध्यापकों की व्यवस्था। अब योग्य, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे देश में, जैसा कि हम अक्सर न्यूज़ में या अखबारों में देखते हैं कि प्राइमरी लेवल में हमारे शिक्षक मतलब कई प्रकार से कभी भ्रष्टाचार या धांधली होती है तो वो मतलब नकल करके या पैसा देकर शिक्षक बन जाते हैं, जबकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। जिससे क्या होता है? शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। अधिगम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का संबंध प्रभावित होता है। उसका प्रभाव हमारे समाज, हमारे राष्ट्र पर भी पड़ता है। तो अध्यापकों की योग्य अध्यापकों की व्यवस्था हम करेंगे। विभिन्न प्रकार के विद्यालय खोलना, निश्चित स्तर तक सार्वभौमिक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की सफलता योग्य अध्यापकों पर निर्भर करती है। यदि अध्यापक कुशल तथा योग्य है तो सभी व्यवस्थाएं लाभदायक होंगी, अन्यथा सब व्यर्थ हैं। राज्य को अध्यापकों के चयन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फिर है अभिभावकों को प्रेरणा, यानी विद्यालय खोलने से राज्य के सारे बालक शिक्षा नहीं ले सकेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना आवश्यक है कि जब वो प्रेरित होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो शिक्षित अभी जब प्राचीन और मध्यकाल से शिक्षा परंपरा चली है, जिससे कई लोग होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या उनको अपने व्यवसाय में लग जाते हैं या बच्चों से की भी काम करवाने लगते हैं। तो ऐसा ना करके हमें अभिभावकों को प्रेरित करना होगा। उनको प्रेरणा देनी होगी कि विद्यालय खोलने से राज्य के सारे बालक शिक्षा नहीं ले सकेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे विशाल देश में अधिकांश अभिभावक अशिक्षित हैं। वे शिक्षा के मूल्य और महत्व को नहीं समझते। इससे बाल श्रम को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि प्रचार द्वारा शिक्षा के मूल्य और महत्व को अभिभावकों को अवगत कराए, जिससे वे अपने बालकों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हों। मतलब क्या कहा जा रहा है? बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है जब अभिभावक क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता, तो वो अपने बच्चे को शिक्षा क्या ही देंगे। फिर उनको अपने बिजनेस में या व्यापार में लगा देते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई अगर किसी चीज़ का कार्य कर रहा है, कारपेंटर है, बढ़ई, वो बढ़ईगिरी का कार्य कर रहा है, तो उसका बच्चा हुआ तो वो भी मतलब उसको भी इसी का प्रशिक्षण दिया गया। फिर ये हुआ कि बड़े होकर वो भी इसी व्यवसाय में लग जाएगा, या जुलाहा है या कोई भी व्यवसाय है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि अभिभावकों को हमें प्रेरित करना होगा। केवल विद्यालय खोल देंगे बस ये नहीं होगा। विद्यालय तो खुले ही हैं, लेकिन अभिभावक उस चीज़ को समझें कि अपने
बालक या बालिका को भली प्रकार शिक्षित कर सके। इसीलिए हमें अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ा। फिर इससे ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि प्रचार और शिक्षा के मूल्य और महत्व से अभिभावकों को अवगत कराएं, जिससे वे अपने बालकों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हों। तो हमने 7 प्रकार के शिक्षा के कार्य देख लिए हैं डिटेल में। आगे हम कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं, उसके चर्चा हम केवल संक्षिप्त में करेंगे। विद्यालयों का पथ प्रदर्शन करना, मतलब राज्य का क्या काम है, विद्यालय किस दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में है या नहीं, उनकी फीस या कोई बच्चा एफर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, माता पिता पढ़ा दे सकते हैं नहीं, तो उन प्रकार से विद्यालयों को पथ प्रदर्शन करना भी राज्य का काम है। फिर है सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। वर्तमान संघर्षपूर्ण युग में प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वे विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा कर सकें। इस दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा प्राप्त कराई जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने विद्यालयों महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी राज्य सुरक्षा में योगदान कर सके। जैसे कि हम NSS हो गया या NCC हो गया, हम जब विद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने, तो हमें इसके लिए एक बनाया जाता है जिसमें हमको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि अगर हम जाना चाहते हैं आगे चल के आर्मी वगैरह में, तो हमको इसीलिए उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। फिर अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना, टीचर एजुकेशन। जब टीचर ही एजुकेट नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था तो अधर में चली जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हमने टीचरों को कैसे मतलब कि उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था करें। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। शिक्षा प्रशिक्षण से अधिक व्यापक शब्द है। शिक्षा क्या है? शिक्षा प्रशिक्षण से अधिक व्यापक शब्द। केवल ट्रेनिंग देना ही नहीं होती है शिक्षा। अध्यापक प्रशिक्षण न कहकर अध्यापक शिक्षा कहना अधिक उचित होगा। अप्रशिक्षित अध्यापक सफल अध्यापन कार्य नहीं कर सकता। मतलब अध्यापक प्रशिक्षण न कहकर अध्यापक शिक्षा कहना अधिक उचित होगा। अप्रशिक्षित कार्य क्या है? जो प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स का प्रबंध करना चाहिए, जिससे अध्यापक शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों यानी टेंडेंसीज जो हैं और आयामों यानी अप्रोच से अवगत हो सकें। विभिन्न आयामों से सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करना राज्य का कार्य है। फिर है हम चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा दिए गए हैं राज्य के कार्य, तो हमने 10 कार्य समझ लिए हैं। बाकी को हम हेडिंग रिवाइज कर लेते हैं हेडिंग वाइज। मतलब शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहा है उसकी तरफ से उसको फंडिंग प्रोवाइड करना, ये राज्य की तरफ से ही उसका एक प्रावधान करना चाहिए। परिवार व विद्यालय को निकट लाना, नागरिकता का प्रशिक्षण देना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना, पर्यावरण की शिक्षा की व्यवस्था करना और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध आयोगों और समितियों को नियुक्त करना, जो समय समय पे हमारे हर लेवल, हर स्तर की हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, सबकी निगरानी करके जो भी उसमें कमियां खामियां हैं उसके अनुसार आयोग या कमेटी नियुक्त करके दिशा निर्देश जारी करें, जिससे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सफल हो सकें। फिर है लास्ट संगोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए, यानी सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, जिसके माध्यम से सभी को जागरूक किया जाए समाज में कि शिक्षा का क्या लेना देना है। एक मानव संसाधन विकसित राष्ट्र को बनाने में मानव संसाधन का क्या रोल है, उसको सफल मानव संसाधन बनने के लिए शिक्षा में राज्य के ये थे कार्य। तो ये शिक्षा के चारों अभिकरण को कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।